हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? मैं हूं आदित्य और मैं हूं विजय। हमारे चैनल एडीवीज में आपका स्वागत है। Like a Hellcat. फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम वियतनामी गृह युद्ध, अमेरिका की हार और वियतनाम के एकीकरण के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए पढ़ते हैं अपने चैप्टर को। तो आइए पहले हम वियतनाम के गृह युद्ध के बारे में पढ़ते हैं। तो दोस्तों, जेनेवा समझौते ने वियतनाम को दो भागों में बांट दिया था, उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम। दोस्तों, इसके कारण कुछ समय तक शांति जरूर बनी रही, लेकिन ये स्थिर रूप से नहीं रह सकी। फिर बाद में धीरे धीरे अशांति फैल गई, क्योंकि दोस्तों उत्तरी वियतनाम में साम्यवादी लोग रहते थे, जबकि दक्षिणी वियतनाम में पूंजीवादी लोग रहते थे, जिनके बीच हमेशा विवाद होता रहता था। और साथ ही दोस्तों, जेनेवा समझौता में जरा रुकिए दोस्तों, क्या आपको याद है कि जेनेवा समझौता कब हुआ था? जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सोचा आपने। जेनेवा समझौता 1954 ईस्वी में हुआ था। तो दोस्तों, जेनेवा समझौते में ये भी फैसला लिया गया था कि अगर 1956 ईस्वी तक जनता की मांग हो, जनता अगर चाहे तो चुनाव द्वारा वियतनाम का एकीकरण कर दिया जाएगा। तो दोस्तों, जनता शुरू से ही वियतनाम के एकीकरण के पक्ष में थी, और जिसमें कि उत्तरी वियतनाम की जनता पूर्ण रूप से इसका समर्थन कर रही थी, और साथ ही साथ दक्षिणी वियतनाम के जो लोग थे वो भी ऐसा चाहते थे, लेकिन वहाँ की अमेरिका समर्थित सरकार के कारण वो ऐसा नहीं कर पा रहे थे। तो इसी उद्देश्य से उन्होंने 1960 ईस्वी में वियत कांग नामक एक दल की स्थापना की। दोस्तों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि वियत कांग नामक दल की स्थापना कब हुई? तो 1960 ईस्वी में। और दोस्तों, इसकी स्थापना के बाद लोगों ने वियतनाम के एकीकरण के बारे में सोचना शुरू कर दिया। तो वियत कांग के माध्यम से वहां की जनता, जो सरकार थी, उसके विरुद्ध हिंसात्मक कार्रवाई करने लगी। और साथ ही साथ दोस्तों, 1961 ईस्वी तक स्थिति इतना बिगड़ गई थी कि वहां पर आपातकाल घोषित करना पड़ा, और साथ ही साथ वियतनाम में गृह युद्ध शुरू हो गया। तो दोस्तों, इस तरह से दक्षिणी वियतनाम में भी धीरे धीरे साम्यवाद का प्रसार होने लगा, लेकिन अमेरिका ऐसा नहीं चाहता था। तो इसीलिए उसने 1961 ईस्वी में शांति को खतरा नाम से एक श्वेत पत्र जारी किया, जिसमें कि उसने उत्तरी वियतनाम के हो ची मिन्ह सरकार को जिम्मेदार ठहराया इसके लिए। और साथ ही साथ दोस्तों, उसने 1962 ईस्वी में अपने 4000 सैनिकों को दक्षिणी वियतनाम की मदद करने के लिए भेज दिया। और साथ ही साथ दोस्तों, जो वहाँ की जो जनता थी दक्षिणी वियतनाम की, वो न्यो दिन दियम, जिसके बारे में हम पिछले वीडियोस में पढ़ चुके हैं, तो वहाँ की जनता न्यो दिन दियम से बहुत ही ज्यादा तंग आ चुकी थी। तो दोस्तों, इसी कारण से वहाँ की जो जनता थी वो आत्मदाह करने लगी, यानी कि जनता स्वयं को जलाने लगी। तो दोस्तों, इसके बाद 1963 ईस्वी में सेना ने विद्रोह करके न्यो दिन दियम को मार दिया, और सैनिक जो सरकार थी उसकी स्थापना हुई। लेकिन फिर भी ये भी जो थी वो तानाशाही टाइप की सरकार थी। और साथ ही साथ इसके बाद भी कई प्रकार की सरकारें आई, लेकिन वो सभी तानाशाही थी, उनमें कोई भी प्रकार का सुधार नहीं हो रहा था। दोस्तों, अमेरिका उत्तरी वियतनाम के पीछे हाथ धोकर पड़ गया था। उसने 5 अगस्त 1964 ईस्वी को उत्तरी वियतनाम पर आक्रमण किया और वहां के कई सैनिक अड्डे तबाह कर दिए, जिसका विरोध करते हुए रूस और चीन ने उसे धमकी भरी चेतावनियां भी दी, लेकिन इसका उस पर कोई असर नहीं पड़ा। अमेरिका पर इसका कोई असर नहीं पड़ा, और अमेरिका ने जो युद्ध शुरू किया था वो काफी बर्बर और हिंसक हो गया था। इसके साथ ही कई हथियारों का प्रयोग किया जाने लगा, कई रासायनिक हथियारों का, टैंकों का प्रयोग किया जाने लगा, बम वर्षक विमानों का प्रयोग किया जाने लगा। हजारों गांव के लोगों को मार दिया जाता था और गांव में आग लगा दिया जाता था। इसके साथ ही कई रासायनिक हथियार जैसे नापाम, एजेंट ऑरेंज, फास्फोरस बम, इन सभी का प्रयोग किया गया, और उत्तरी वियतनाम को तबाह करने की पूरी कोशिश की गई। तो आखिर क्या है नापाम और एजेंट ऑरेंज? आइए जानते हैं। दोस्तों, नापाम एक तरह का ऑर्गेनिक कंपाउंड है
जो अग्नि बमों में गैसोलीन के साथ मिलाकर उपयोग किया जाता है। गैसोलीन एक प्रकार का केमिकल है जो कि त्वचा से सट जाता है और जलता रहता है। अब आइए एजेंट ऑरेंज के बारे में भी जान लेते हैं। यह एक प्रकार का खतरनाक जहर है जिसके उपयोग से पौधों की पत्तियां झुलस जाती थी और पेड़ पौधे मर जाया करते थे। दोस्तों, ऑरेंज कलर की पट्टियों वाले ड्रमों में रखे जाने के कारण इसका नाम एजेंट ऑरेंज पड़ा। इसका उपयोग अमेरिका ने आबादी और पेड़ पौधे दोनों पर व्यापक तरीके से किया। इसके साथ नापाम का भी प्रयोग किया। इससे वियतनाम में और हिंद चीन के पूरे क्षेत्र में काफी क्षति पहुंची। अमेरिका ने यह युद्ध उत्तरी वियतनाम के साथ साथ वियतकांगो और दक्षिणी वियतनाम में जो वियतकांग के समर्थक थे उनके खिलाफ लड़ा। हजारों लोगों की निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई और 1967 तक अमेरिका ने वियतनाम पे काफी मात्रा में बम बरसाए, जिसका आगे चलकर अमेरिका की इन कार्रवाइयों का आगे चलकर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे काफी विरोध होने लगा। एक प्रसिद्ध दार्शनिक रसेल ने अदालत लगाकर अमेरिका को इसके लिए दोषी करार कर दे दिया और इसके साथ ही इसका दुष्परिणाम अमेरिका के अर्थव्यवस्था पर भी पड़ रहा था। उसे प्रति वर्ष उसके खर्च में 2 अरब से लेकर 2.5 अरब का इजाफा हो रहा था। इसके साथ ही जिससे उसकी अर्थव्यवस्था डवाडोल हो रही थी और बाजार में, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में डॉलर का भी मूल्य नीचे गिर गया। इस तरह अमेरिका को काफी नुकसान हो रहा था। लेकिन जो उत्तरी वियतनाम का क्षेत्र था, वियतनाम उसके लिए प्रतिष्ठा का प्रश्न बन गया था। मतलब वो समझ रहा था कि हमको अंत में निकलना पड़ेगा, लेकिन जानबूझकर वो वहां पर युद्ध करते ही जा रहा था, बमों की बारिश करते ही जा रहा था। अब दोस्तों, वियतनाम के लोग, चाहे वो उत्तरी वियतनाम के लोग हों या फिर दक्षिणी वियतनाम के लोग, अब वो किसी साम्यवाद, पूंजीवाद जैसी भावना के लिए नहीं लड़ रहे थे, बल्कि वो अपने अस्तित्व के लिए, अपने राष्ट्र के लिए लड़ रहे थे। और दोस्तों, इसमें ऐसी स्थिति आ गई कि महिलाओं को भी अपने बच्चों को पीठ में बांधकर फुल पैंट पहन के बंदूक लेकर युद्ध में लड़ना पड़ता था। और साथ ही साथ कुछ महिलाएं हो ची मिन्ह मार्ग की मरम्मत करते हुए भी दिखाई पड़ती थी। मैं आपको हो ची मिन्ह मार्ग के बारे में बता दूं कि दोस्तों, हो ची मिन्ह मार्ग एक सड़क है, एक रास्ता है जो कि हनोई से स्टार्ट होते हुए लाओस और कंबोडिया के मार्ग से होकर दक्षिणी वियतनाम तक जाता है। तो दोस्तों, जो वहाँ की जो महिलाएं थी वो हो ची मिन्ह मार्ग की मरम्मत करते हुए भी दिखाई पड़ती थी। और साथ ही साथ जो महिलाएं थी उन्हें प्रेरित करने के लिए जो पुराने समय में जो महान महिलाएं हुई हैं उनके बारे में भी चित्रण किया जाता है। जैसे कि आज जो रानी लक्ष्मीबाई हो गई या फिर महात्मा गांधी जैसे महान लोगों के बारे में हमें प्रेरित किया जाता है, उसी तरह से उन्हें भी प्रेरित किया जाता था। तो अब इसके बाद 1968 ईस्वी में वियतकांग, जिसे कि राष्ट्रीय मुक्ति सेना कहते हैं, वियतकांग ने अमेरिका के शक्ति का प्रतीक पूर्वी पेंटागन और साथ ही साथ और भी बहुत सारे जगहों पर हमला कर दिया, धावा बोल दिया, जिससे कि ये बात साबित हो गया, स्पष्ट हो गया कि अभी भी वियतनाम के लोगों के बीच राष्ट्रवाद की भावना, साम्यवाद की भावना जीवित है। तो दोस्तों, इसके बाद जो अमेरिका था उसने हो ची मिन्ह मार्ग को नष्ट करने के लिए कई बार वहां पे बमबारी करवा चुका था। तो लेकिन फिर भी वहां की जो महिलाएं थी, राष्ट्रवादी थे और भी सभी लोग मिलकर उसे मरम्मत कर देते थे। इस तरह से अमेरिका ने उसे कई बार नष्ट करने की कोशिश की, लेकिन वो असफल रहा, वो ऐसा कर नहीं पाया। तो दोस्तों, इसी मार्ग हो ची मिन्ह मार्ग पर कब्जा करने के उद्देश्य से उसने कंबोडिया और लाओस पर भी हमला किया था। लेकिन वो तीनों देश के प्रबल विरोध, लाओस, कंबोडिया और वियतनाम, इन तीनों के प्रबल विरोध के कारण उसे वापस लौटना पड़ा। अमेरिका हर तरफ से अपने आप को फंसा हुआ पाने लगा, तो वह शांति वार्ता करने के प्रयास में जुट गया, लेकिन उसकी कुछ शर्तें थी। इसके साथ ही राष्ट्रमंडल और संयुक्त राष्ट्र संघ, इसके साथ साथ अन्य विश्व की जो शक्तियां थी वो भी चाहती थी कि शांति वार्ता हो। इसी उद्देश्य से 1968 में पेरिस में एक शांति वार्ता की शुरुआत की गई, लेकिन अमेरिका के हट के कारण यह वार्ता 6 महीनों तक के लिए टल गई थी। इसके साथ साथ वियतनामियों की ये मांग थी
कि पहले बमबारी बंद की जाए और अमेरिकी सेना वापस जाए। इसी बीच 7 जून 1969 ईस्वी को दक्षिण वियतनाम में जो कुछ भी स्वतंत्र क्षेत्र है वहां पर वियतकांग सरकार की गठन किया गया, जिसे चीन और रूस ने भी मान्यता प्रदान कर दी। परंतु इसी दरमियान एक घटना घटी जो काफी दुखी करने वाली थी। जो राष्ट्रीय आंदोलन के नेता थे हो चिन मिन, उनका निधन हो गया। लेकिन आगे चलकर इनके विचारों को बढ़ाने के लिए दक्षिण वियतनाम में और उत्तरी वियतनाम में, साथ ही पूरे वियतनाम का एकीकरण करने के लिए वियतनाम में अमेरिका के खिलाफ संघर्ष जारी रहा। आइए दोस्तों, अब हम अमेरिका के असफलता के बारे में पढ़ते हैं और इसी दौरान हम वियतनामी एकीकरण के बारे में भी पढ़ेंगे। तो दोस्तों, अब क्या था कि हॉलीवुड, जो कि आप फिल्म देखते होंगे हॉलीवुड का, तो अब हॉलीवुड में पहले फिल्म बनाया जाता था अमेरिका के हमले पर, मतलब पहले अमेरिका को श्रेष्ठ बताया जाता था, लेकिन अब अमेरिका के विरोध के बारे में फिल्में आने लगी। तो दोस्तों, और साथ ही साथ इसी बीच जो अमेरिका का राष्ट्रपति था वो निक्सन बना और उस पर अंतरराष्ट्रीय दबाव ज्यादा पड़ने लगा। तो दोस्तों, इसके बाद एक माई ली गांव की घटना सामने आई जो कि बहुत भयंकर थी और जिसके कारण स्थिति और ज्यादा भयानक हो गई। तो दोस्तों, इसे संभालने के लिए जो वहां का राष्ट्रपति निक्सन था उसने 5 सूत्री योजना तैयार की। तो आखिर क्या थी अमेरिका की शर्तें जिसे कि अस्वीकार कर दिया गया, आइए जानते हैं। दोस्तों, पहली शर्त थी कि हिंद चीन की सभी सेनाएं युद्ध रोक देंगी और अपने ही स्थान पे टिकी रहेंगी। दूसरी शर्त थी कि युद्ध विराम की जो देखभाल होगा, निगरानी होगा, वो अंतरराष्ट्रीय समितियां करेंगी। तीसरा शर्त था इस दौरान कोई भी देश अपनी शक्ति बढ़ाने का प्रयास नहीं करेगा। चौथा शर्त था कि युद्ध विराम के दौरान हर तरह की लड़ाइयां बंद रहेगी। और अंतिम शर्त था कि इस जो प्रस्ताव था इससे हिंद चीन में जो संघर्ष हो रहे थे, हर प्रकार के संघर्ष, उन्हें बंद करने का प्रयास किया जाएगा। परंतु अमेरिका के इस शांति प्रस्ताव को ठुकरा दिया गया था, जिससे अमेरिका क्रोधित हो गया और पुनः बमबारी शुरू कर दी। लेकिन इसके बाद अमेरिका को यह एहसास हो गया था कि उसे अपनी सेना वापस ही बुलानी पड़ेगी। वियतनाम में अब दबाव बना के नहीं रखा जा सकता है, इसे गुलाम बना के नहीं रखा जा सकता है। इसके बाद उसने एक 8 सूत्री प्रस्ताव रखा, जिसे भी वहां की जनता ने, वियतनाम की जनता ने ठुकरा दिया। तो इसके बाद जब उसे कोई चारा नहीं मिला तो वो चीन को अपने पक्ष में करने की कोशिश करने लगा। इसके बाद 24 अक्टूबर 1972 को उत्तरी वियतनाम, दक्षिणी वियतनाम और वियतकांगों के बीच एक समझौता हुआ। लेकिन बाद में आगे चलकर दक्षिण वियतनाम जो था इस समझौते को ठुकराने लगा और उसने पुनः वार्ता करने की आग्रह किया, जिसे वियतकांगों ने ठुकरा दिया। इसी बीच अमेरिका युद्ध करते जा रहा था। उसने वियतनाम में इतने बम बरसाए जिसका आकलन करते हुए यह कहा जाता है कि यह हिरोशिमा में जो विध्वंस हुआ था उससे भी ज्यादा थे। इसके साथ साथ हनोई को भी तबाह कर दिया गया। लेकिन अंततः अमेरिका को हार मानना पड़ा और 27 फरवरी 1973 को पेरिस में वियतनाम युद्ध विराम पर हस्ताक्षर किया गया और इसमें यह शर्त रखी गई कि 60 दिन के अंदर अमेरिकी सेनाएं वापस बुला ली जाएंगी और उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम का अगर जनता चाहती है, सब सहमत हो, तो परस्पर आपस में मिलकर एकीकरण किया जाएगा। और साथ ही अमेरिका ने जो क्षति पहुंचाई थी उसके क्षतिपूर्ति के लिए वियतनाम को असीमित आर्थिक सहायता देगा। इस तरह दोस्तों अमेरिका के साथ चला आ रहा युद्ध समाप्त हो गया और 1975 में उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम दोनों का एकीकरण कर दिया गया। इस तरह से 70 दशकों से भी ज्यादा चलने वाला ये अमेरिका वियतनाम युद्ध अब समाप्त हो गया था, जिसमें कि करीब करीब 9,855 करोड़ डॉलर खर्च हुए थे और इसमें दोस्तों अमेरिका का सबसे ज्यादा व्यय हुआ था। और साथ ही साथ इसमें अमेरिका के 56,000 सैनिक मारे गए थे, 3 लाख सैनिक घायल हुए थे, 4800 जो हेलीकॉप्टर थे और साथ ही साथ 3600 टैंक बर्बाद हो गए थे, नष्ट हो गए थे।
और साथ ही साथ दोस्तों इसमें दक्षिणी वियतनाम के भी 18,000 सैनिक मारे गए थे। तो दोस्तों इस तरह से अमेरिका की हार हुई और साथ ही साथ अमेरिका को एक गहरा सदमा पहुंचा, आघात पहुंचा और लास्ट में अमेरिका को हिंद चीन से अपनी सेना हटानी पड़ी और हिंद चीन की अखंडता को स्वीकार करना पड़ा। तो दोस्तों आखिर कौन था वो व्यक्ति जिसके बिना वियतनाम का एकीकरण संभव नहीं था? वो था हो ची मिन्ह, जिसका दूसरा नाम था न्युगन आई कोक, जो कि एक छात्र था और जिसके प्रयास के कारण, दृढ़ संकल्प के कारण ही आज वियतनाम एक स्वतंत्र राष्ट्र है। दोस्तों इससे हमें ये सीख मिलती है कि अगर कोई भी छात्र या कोई भी व्यक्ति अगर ठान ले, अगर दृढ़ संकल्पित हो, तो वो अपने जीवन के साथ साथ पूरे समाज और पूरे विश्व में बदलाव ला सकता है। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा आप नीचे कमेंट बॉक्स में टाइप जरूर कीजिएगा, इससे हमारा उत्साह बढ़ता है। तो दोस्तों ऐसे ही एजुकेशनल वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल को। तब मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।